अभी तक हम ये देख चुके हैं कि फर्स्ट टाइम अब फैमिली लॉ में इंटरवेंशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका शुरू हो गया था। इसके बाद में इसके पहले सेकंड लॉ कमीशन भी बन चुका था, और अब हम इसके आगे कास्ट डिसएबिलिटीज एबोलिशन एक्ट के बाद में क्या हुआ उसको आज देखेंगे। देखिए, आज आप कुल मिला के संविधान निर्माण तक कितने लॉज बने और इसके बाद में कौन से ऐसे लॉज बने जिनको लेकर आज तक हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें कानून, उनसे जो बेस्ड कानून है सिविल मामले में, वो अभी तक चल रहे हैं, उन तक हम देखेंगे कि 1955 तक 56 तक ऐसे कौन से कानून उस टाइम तक बन गए जिनको लेकर आज भी सिविल लॉ जो है पूरा हैंडल होता है। तो उसको लेकर फिर हम लास्ट में एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि यूसीसी, इस सारी स्थिति को देखते हुए यूसीसी लागू करना क्यों जरूरी है। देखिए, 1861 में थर्ड लॉ कमीशन बनाया गया, ठीक है, और फिर से जॉन रोमिली को बुलाया गया था, और जो उस टाइम वायसराय की काउंसिल थी उसके जो लीगल मेंबर के रूप में एक पर्सन को बुलाया गया था, सर हेनरी मैन को। सर हेनरी मैन को बुलाया गया था काउंसिल के लीगल मेंबर के रूप में, और ये लगभग जब जिस समय इनको बुलाया गया था उस समय उनकी कुछ हेल्थ को लेकर इश्यूज थे, तो इन्होंने एक बार आने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब इनसे रिक्वेस्ट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तो इन्होंने फाइनली हाँ की, और ये आए थे 5 साल के लिए इंडिया आए थे। लेकिन जब ये यहाँ आए और यहाँ पे रहे तो यहाँ का जो क्लाइमेट था उनको बहुत सूट कर गया, और इस कारण ये लगभग यहाँ पर 10 साल यहाँ पे रहे थे। और उस समय एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कानून उस टाइम जो थर्ड लॉ कमीशन आया था उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कानून थे जो उस टाइम बने थे, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, और इंडियन ऑथ एक्ट बना था। ऑथ एक्ट ये बना था उस टाइम, लेकिन अभी जो वर्तमान में लागू है वो जो 1969 में इसमें परिवर्तन हुए थे, 1969 में परिवर्तन हो गए थे, तो 1969 में जो एक्ट बना था वो अभी जो एक्ट चल रहा है वो 1969 का एक्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी ट्रस्ट एक्ट हो गए, एनजीओ से रिलेटेड जितने एक्ट थे 1873 तक ये एक्ट बन गए थे। अब मुद्दा ये था कि सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी, और प्रश्न था कि जो सिविल मामले हैं उनमें ये इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे। और अब आपको हिंदू और मुस्लिम लोग की जो अंतर की जो डिबेट है उसमें अब वो आपको समझ में आएंगी कि आज तक ऐसी क्या उस टाइम स्थिति रही कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदू लॉ जो था उसमें परिवर्तन किए गए थे। आज तक ये स्थिति है कि हिंदू लॉ में जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो आज तक मोस्ट प्रोबेबली हो चुके हैं, लेकिन शरीयत का बेस क्या था ये सब आज आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितना आपको यूसीसी के लिए जितना नीड है उतना हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1870 के आते आते इनको लग गया था कि हमें सिर्फ शासन ही नहीं करना है, जबकि मतलब जो समाज में उस टाइम जो परंपराएं थी उनको भी रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि कुछ जो समाज में जो परंपराएं हैं वो ऐसी हैं जो किसी न किसी एक वर्ग को नुकसान पहुंचा सकती है, उस समाज के किसी एक वर्ग का उससे शोषण हो सकता है। जैसे एक तो कास्ट, देखिए हिंदुओं के कानूनों में बहुत सारे संशोधन करने इन्होंने प्रारंभ किए। जैसे एक तो कास्ट था और दूसरा जेंडर, मतलब जो हिंदूज थे उनमें क्या था, कानूनों को लेकर बहुत दिक्कतें थी। कुछ जातियों में मतलब विशेषाधिकार होना, एक जाति को विशेषाधिकार होना, एक जाति को नहीं होना। और अगर आप पुराना जो हिंदुओं का क्रिमिनल लॉ है उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको की डाउट बहुत था कि कौन से किस चीज को बेस बनाया जाए। तो फाइनली जो मनुस्मृति थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था और इसको बेस बनाया गया था, और इसके बाद मतलब उसके आधार पर ही आगे के कानून बनाए गए थे। और मतलब आप जो पारंपरिक जितनी पुस्तकें हैं उनमें पढ़ेंगे ना, तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इनके लिए सबके लिए जो दंड व्यवस्था थी कंप्लीट अलग अलग थी। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण की गाय चुरा लेगा तो उसके पैर काट दिए जाएंगे, या फिर मृत्युदंड की व्यवस्था उस टाइम थी, लेकिन क्या था कि मृत्युदंड ब्राह्मण को नहीं दिया जाएगा। और
मतलब ये सब उस समय के कानून, जो जब वर्ण व्यवस्था बहुत मतलब उस टाइम बहुत जोर शोर से चल रही थी, मतलब कि जो वर्ग में जो मतलब ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, ऐसे करके ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। और एक मुख्य मुद्दा ये था कि जो महिलाएं थी उनका संपत्ति में हिस्सा नहीं था उस समय। तो हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने का राइट था, तो ऐसे कानून की जरूरत थी जो पुरुष और महिलाओं को मतलब बराबरी का दर्जा दे सके, उनको बराबरी में रख सके। और अंग्रेज जो थे वो इस स्थिति से निकल कर आए थे, मतलब जिस स्थिति में इंडिया अभी रह रहा था कि महिला और पुरुष समान नहीं थे, और वर्ग मतलब अमीर गरीब का जो डिफरेंस था, उच्च जाति नीच जाति का जो डिफरेंस था, ये सब चीजें भी जो ब्रिटिश लोग थे उनके पहले बहुत पहले वो चीजें उनके समाज में भी थी, और उसके बाद में वो मतलब डेवलप्ड फेज पे थे उस टाइम। तो उन्होंने ये सोचा कि अब मतलब वे इस तरह से कानूनों में सुधार करेंगे, और कुछ तो जो प्रोग्रेस मतलब हिंदू लोग में वो कानूनों के सुधार की तरफ जोर दे रहे थे, क्योंकि इसका रीजन ये था कि कुछ जो प्रोग्रेसिव हिंदू थे वो उनको बोल भी रहे थे कि वो इस तरह के सुधार करें। तो अंग्रेजों को एक जो समर्थन का भाव था वो नजर आ रहा था। फिर क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम कानून के बारे में क्या करना है। तो मुस्लिम कानून के बारे में वो चुप रहे, और उनका तर्क ये था कि जो उनका समाज जो है, मतलब जो मुस्लिम वर्ग जो है, उसकी तरफ से कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं आ रही है कि हम में कोई परिवर्तन किया जाए। वो नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी महिलाओं के साथ नया अन्याय हो रहा है तो ठीक है, हम इस अन्याय में खुश हैं, हमारी तरफ से कोई किसी के तरह का विरोध नहीं है। तब 1873 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, और ये एक्ट किसके लिए था कि समझ लीजिए कि एक हिंदू है और एक पारसी है, तो उनको जैसे शादी करनी है तो चाहे इंटरकास्ट मैरिज है या फिर चाहे इंटर रिलीजन मैरिज है, तो ये शादियां अभी आपको कॉमन लग रही हैं, उस समय ये बिल्कुल भी चलन में नहीं थी ये चीजें। तो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के लिए कानून लाया गया था। आगे चलकर ये एक्ट खारिज कर दिया गया था हालांकि, और 1954 में एक एक्ट आया था, स्पेशल मैरिज एक्ट। ये आया था 1954 में। तो आज भी अगर किसी के मतलब इस तरह की किसी को शादी करनी होती है कि कोर्ट मैरिज जो होती है आप देखते हैं, तो वो इसी एक्ट के तहत होती है। ये एक्ट का जो बेस एक्ट था वो सर हेनरी मेन के रिकमेंडेशन पे बना था। मतलब जो पहले 1873 में जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना था इसको मतलब जब खारिज कर दिया गया और ये एक्ट लाया गया, तो वो जो बेस एक्ट था वो बना था हेनरी मेन के कहने के लिए, मतलब उनके जो रिकमेंडेशंस थे उनके अकॉर्डिंग। और एक बड़ा प्रसंग ये था कि एज ऑफ मैरिज, कि एज क्या डिसाइड की जाए। देखिए इसमें अंग्रेजों ने बहुत बड़े कदम उठाए 1891 में और 1829 से 30 में, क्योंकि पहले कोई एज नहीं थी, ठीक है। और बाद में 1891 में पारित हुआ एज एक्ट ऑफ कंसेंट, कि मतलब आप सहमति कब दे सकते हैं, इसको रिलेटेड एक एक्ट पारित किया गया। और इसमें क्या किया गया, जो फाइनल एज रखी गई लड़कियों के लिए वो रखी गई थी 12 साल, मतलब 12 साल से कम की शादी नहीं की जाएगी। 12 साल की लड़की क्या कर सकती है, कंसेंट दे सकती है। और इसके अलावा 1929 में एक एक्ट आया जो कि 30 में लागू हुआ था, जिसको जनरली शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट आपने सबने सुना होगा, इसको शारदा एक्ट नाम से ही जानते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट इसका नाम था, वैसे शारदा एक्ट इसको बोला जाता है। इसमें एज कर दी गई थी 18 लड़के की एज होगी और 14 लड़की की, ठीक है, ये एज कर दी गई थी। और 1878 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो इस एज को बाद में कर दिया गया था। 78 में इस एज को कर दिया गया 18 और 21, बॉय के लिए 21 और गर्ल के लिए 18।
हालांकि अभी ये मुद्दा चल रहा है, कभी कभी ये मतलब आपको सुनने को मिलेगा कि लड़के की एज 25 होनी चाहिए और लड़की की 21-22, इतना कुछ ये कुछ मामला अभी आपको सुनने को मिलेगा। और इसके अलावा जो ज्वलनशील मुद्दा ये था कि विमेन्स राइट का, इनके प्रॉपर्टी राइट का, कि ये उस टाइम संचालित होते थे दो चीजों से, मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा और दाय भाग, ये दो हिस्से हैं। हर जगह मोस्टली मिताक्षरा ही प्रचलित है, दाय भाग इधर पश्चिम बंगाल साइड में माना जाता है। तो इन दोनों में ही महिलाओं के लिए राइट नहीं थे। इसके लिए 3 एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पारित किए गए थे। एक तो 1874 में पारित किया गया था मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, ठीक है, 1874 में। एक तो ये एक्ट आया था उस टाइम 1874 में। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस यही था, हल्का फुल्का एक्ट था कि स्त्री धन जो होता है कि जो मायके से मिलता है या फिर जो ससुराल से उसको गिफ्ट वगैरह में जो मिलते हैं उसका उस पर राइट होगा, वो उसको यूज कर सकती है। लेकिन इसमें 1874 में जो ये एक्ट आया, इसमें कोई खास परिवर्तन इस एक्ट से नहीं आया था। फिर 1928 में एक एक्ट आया, हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है, 1928 में हिंदू डिसेबिलिटीज एक्ट। इस एक्ट से ये हुआ कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना शुरू कर दिया। तो ये एक्ट फिर भी प्रभावशाली था, ठीक है। इस एक्ट से ये था कि इतना जो मतलब इससे पहले 1874 में आया था उससे कुछ ज्यादा प्रभावशाली ये एक्ट था। और बाद में 1937 में एक्ट आया जो बहुत ज्यादा सॉलिड एक्ट था, हिंदू वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट। हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें जो चेंजेस आए, देखिए ये हम सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो वर्तमान समय जहां तक अभी तक जो कानून व्यवस्था पहुंच गई है वो किस तरह से स्टैब्लिश होती आई थी और उसमें कहां कहां किस भाग में परिवर्तन होते चले गए और किस भाग में परिवर्तन नहीं हुए। तो क्या आज वर्तमान स्थिति यहां तक पहुंच गई है, उसको समझने के लिए आपको मैं मोटे मोटे तौर पे ये सब चीजें बता रही हूं। हर चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही हमने इस पे बहुत ज्यादा क्लासेस ले ली हैं। तो मोस्टली हम जो आपको समझने के लिए फाइनली, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपने डिफरेंस देख लिया है कि क्या स्थितियां थी क्या स्थितियां नहीं थी, उसको लेकर कि उस समय कानून अलग अलग क्यों थे और आज कानूनों के अलग होने की जरूरत नहीं है। तो उस अभी आज की जो क्लास है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए की रखी गई है कि जो अभी तक जितना भी हुआ था कि ट्राइब्स जो थी अलग अलग रहती थी और किस तरह से उनके कानून बने और किस तरह से अंग्रेजों की गवर्नमेंट आने तक जब हिंदुओं में सुधार किए गए और दूसरे मुस्लिम वर्ग में जो समाज था उसमें सुधार नहीं किए गए और कानून व्यवस्था कहां पर सुधारात्मक रही और कहां नहीं रही, उसको लेकर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें इस एक्ट में यह था कि स्त्री धन पर महिला का ऑब्सोल्यूट राइट रहेगा। ऑब्सोल्यूट राइट का मतलब यह होता है कि वो महिला की रहेगी। दूसरी बात, वो उसे किसी को गिफ्ट कर सकती है, बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। दूसरा, एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी थी, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी थी उसमें लिमिटेड एस्टेट मिल गया। लिमिटेड एस्टेट ये है कि संपत्ति में हक तो मिल गया था लेकिन आप उसको, मतलब जैसे समझ लीजिए 3 पार्ट है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है, इनके 3 पार्ट हो गए। तो इसका क्या था, डॉटर का जो था वो क्या था, लिमिटेड एस्टेट था इसके पास में। लिमिटेड एस्टेट का मतलब ये होता है कि ये इस पार्ट को बेच तो नहीं सकती है लेकिन जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो वो जो हिस्सा आएगा, ये तीसरा हिस्सा वो इसको मिलेगा,
जो 3 हिस्से होंगे तो तीसरा हिस्सा इसको मिलेगा। तो इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इसके द्वारा ये कर दिया गया कि स्त्रीधन तुम्हारा है कंप्लीट। दूसरा, लिमिटेड एस्टेट मिल गया। और हालांकि जब संपत्ति बिकने में हिस्सा था तो मतलब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आपकी संपत्ति, मतलब आपकी वुमेन का प्रॉपर्टी में राइट था। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ये था कि जो विधवा थी उसको संपत्ति में अधिकार पहली बार मिला। देखिए, विधवा को अधिकार को लेकर मैं आपको समझाती हूं कि जैसे एक आदमी के 3 बेटे थे, ठीक है, और इनकी वाइफ थी। तो अगर जैसे ये बेटा खत्म हो गया तो ये था कि जो बचे हुए बच्चे थे, उन्हीं दो बेटे थे, उन्हीं में ही संपत्ति बंटेगी। तीसरे में मतलब इसको संपत्ति नहीं मिलती थी, इसकी विडो को। ये खत्म हो गया तो इसकी संपत्ति इसको मिलती नहीं थी। जबकि इस एक्ट के द्वारा, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा ये हो गया कि अगर बेटा मर भी गया है तो भी 3 हिस्से होंगे प्रॉपर्टी के, और तीसरा हिस्सा मिलेगा उसकी जो विडो होती थी उसको हिस्सा मिलेगा। ये आ गया, ये सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन था। 1937 तक जो हिंदुओं के लिए काफी कानून बन गए थे। और ये समझ में आपको आ रहा होगा कि जो उस समय ये था कि आजादी ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि 1937 की ये बात है और आजादी को कितना टाइम लगा, ज्यादा समय नहीं था। तो मुस्लिम वर्ग का ये मतलब ये धारणा थी कि अगर ये मतलब जो ये हिंदू जो है, इनके कानूनों में अगर इतना परिवर्तन कर रहे हैं तो कल को ये हमारे में परिवर्तन ना करे। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको किसी की तरह की कोई पंचायत नहीं थी। वो तो इस मौके को भुना रहे थे कि वो ये चाहते थे कि इनके लिए परिवर्तन कर दिया जाए और इनके लिए ना किया जाए तो हो सकता है इनके बीच में फूट रहे। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग था उसकी सोच ये थी कि वो अपने धर्म में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसलिए एक कानून बनाया गया, मुस्लिम शरीयत लॉ, ठीक है, जिसको हम पहले ही क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। वो कानून बनाया गया था मुस्लिम शरीयत लॉ, ठीक है। ये ज्यादा कोई लंबा चौड़ा एक्ट नहीं है, गूगल पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, 1.5-2 पेज एक्ट है। इसमें मतलब इसका मतलब कुल मिला के सार ये था कि जो मुस्लिम वर्ग के सामने मतलब जितने भी मामले आएंगे वो इसी लॉ से तय होंगे और कोई भी कानून उनके बीच में नहीं आएगा। और इसके बाद में 1939 में एक और एक्ट पारित किया गया। 1939 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो 1937, ये मतलब ये था, इस एक्ट में ये था कि अगर कोई किसी को मतलब महिला को अगर विवाह विघटित करना है तो वो इसके माध्यम से, जो जनरल कानून है उसके अलावा, मतलब जो जनरल तरीके हैं शरीयत में उसके अलावा इसमें भी जो तरीके बताए गए थे उनसे भी विवाह विच्छेद मुस्लिम महिला में हो सकता है। देखिए 1937 का जो एक्ट आया था, कौन सा, ये वाला एक्ट, ये हिंदू वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए इसको देशमुख एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? देशमुख एक्ट के नाम से। और यूपीएससी में हो सकता है या पीसीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि देशमुख एक्ट कौन सा था, तो आप ये ध्यान भी रखें कि देशमुख एक्ट इसी एक्ट को कहा जाता था, ठीक है, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट इसको, ठीक है। तो जो 1937 में जो काफी कानून बनने के बाद में जो देशमुख एक्ट जो बना था इसके बाद मुद्दा था कि जो महिला थी उसमें एक तो ये है कि अगर वो विधवा हो गई है तो भी उसको संपत्ति मिलेगी। दूसरा, एचयूएफ में अनडिवाइडेड फैमिली में जब वो बेटी है तब भी उसको संपत्ति मिलेगी, ये एक मुद्दा था, ठीक है। तो दोनों जगह संपत्ति मिलने में ये कंफ्यूजन था कि इधर भी संपत्ति मिलेगी उधर भी संपत्ति मिलेगी, तो इस मुद्दे का काफी डिस्कशन चल रहा था। तो एक कमेटी बनी थी, हिंदू लॉ कमेटी, और बीएन राव जो थे, बीएन राव सर के बारे में आपने काफी बात की है कि आप इनकी मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने
ब्रिलियंट पर्सन थे कि जब संविधान लागू हुआ था उसके पहले दिन अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने संविधान का ड्राफ्ट बनाया, लेकिन मेरे से ज्यादा श्रेय उनको जाता है, जितना श्रेय मुझे जाता है उतना ही श्रेय BN राव साहब को भी जाता है। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, हिंदू लॉ कमेटी, और ये मुद्दा जो था कि यहां भी संपत्ति मिल रही है वहां पे भी संपत्ति मिल रही है, इसको सुलझाने के लिए कहा गया। ठीक है, क्योंकि एक और समस्या थी कि जो हिंदू पुरुष जो है वो एक शादी कर सकते थे। उस टाइम ये भी आ गया था कि हिंदू पुरुष अब एक ही शादी कर सकते थे और तलाक इस टाइम होते नहीं थे। मतलब हिंदू पुरुष उस टाइम एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, ये कानून अभी तक नहीं आया था कि वो एक ही शादी कर सकते हैं। मोनोगेमी मतलब आया नहीं था उस टाइम। तो एक से ज्यादा शादी आप कर सकते हैं, दूसरी तलाक की हिंदुओं में उस समय होते नहीं थे। देखिए डीमेरिट्स हर जगह होते हैं, जैसे कि हिंदुओं में ये डीमेरिट था कि तलाक का सिस्टम नहीं था, और ऐसे बहुत से केस आ रहे थे कि एक पत्नी को परित्यक्त कर दिया है और दूसरी शादी की जा रही है। तो BN राव से ये कहा गया कि क्या कोई सेपरेट रेजिडेंस में इनको मतलब रखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक ही घर में दूसरी पत्नी अगर है तो आप सम्मान का जीवन नहीं जी सकते। अगर आपको सम्मान, या तो आप घिसी-पिटी जिंदगी जिए, या फिर अगर आप सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सेपरेट रेजिडेंस दे दिया जाए और आपका गुजारा भत्ता दे दिया जाए। तो BN राव से सबके द्वारा ये कहा गया कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि सेपरेट रेजिडेंस दे दिया जाए और पूरा खर्चा उनके द्वारा, जो हस्बैंड है उसके द्वारा उठाया जाए। तो BN राव और 3 लोग इस कमेटी में और थे। 1944 में इस कमेटी बनाई गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये जो रिपोर्ट इसमें आई है उससे ज्यादा इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो 1944 में ही इसको पुनः गठित किया गया और फिर 1947 के फरवरी में इन्होंने इस टाइम तक संविधान सभा बन चुकी थी। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, पूरा संविधान सभा का पूरा मैटर डिस्कस किया था, तब इस बारे में हम बहुत अच्छे से उस समय पढ़ चुके हैं। कि इसकी रिपोर्ट सौंपी और इसको कहा गया था हिंदू कोड बिल, कि जो 1944 में जो रिपोर्ट दी थी इसको बाद में 1947 में दिया गया। ठीक है, और उस समय क्या था, 1947 में दी थी ये रिपोर्ट फरवरी में, तो देश आजाद होने वाला था। तो इस पर संविधान सभा में डिटेल से बात नहीं हो रही थी। तो फिर ये विचार हुआ कि एक सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर ले, और उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इनको क्यों बनाया गया कि उस समय जो मंत्रिमंडल था ना, उसमें वो जनता द्वारा नहीं चुना गया था। उस समय नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 3-4 मंत्री ऐसे थे जो गैर कांग्रेसी थे, और ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि, क्योंकि चुने हुए मंत्री नहीं थे, तो ये लगे कि ये किसी कांग्रेस की सरकार नहीं होकर एक पूरे कंट्री की सरकार है। तो एक सदस्य थे BR अम्बेडकर, जो उस टाइम SCF चला रहे थे, जिसकी जो मतलब कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक चलता था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मतलब ये जो गैर कांग्रेसी थे, मैं उनको बारे में बता रही हूँ आपको, ये हिंदू महासभा में थे। ये वही जो कि 1951 में जो भारतीय जनसंघ में ये कन्वर्ट हो गई थी। कन्वर्ट तो आप क्या कहेंगे, मतलब जो हिंदू जनसंघ था उसके साथ इनके कुछ डिस्प्यूट थे, इसलिए ये हिंदू महासभा से अलग हो गए थे और ये बन गए थे भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ के नाम की इन्होंने पार्टी बना ली थी, और 1977 में ये जनता पार्टी में मर्ज हो गया। लेकिन 1980 में यही जो समूह था एक नए रूप में सामने आया, जिसको आज बीजेपी कहा जाता है। मतलब बीजेपी आज जो सत्ता में है, उस टाइम ये 1980 में ये बन गया था। और तीसरे सदस्य थे बलदेव सिंह। ये 3 सदस्य थे। तो जो अंबेडकर जो थे उनसे मतलब सब थोड़े चिड़चिड़े, मतलब चिढ़ते थे थोड़ा, क्योंकि ये लोग थे जो अंबेडकर साहब जो थे ये बहुत रिवॉल्यूशनरी थॉट प्रोसेस के थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा उस टाइम मतलब उन्होंने वो जो स्थिति झेली थी उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कष्ट झेले हुए पर्सन थे। समाज की बहुत ज्यादा जो मतलब कष्ट, मतलब समाज की बहुत ज्यादा अग्रेशन को इन्होंने झेला था। तो ये लोग जो अंबेडकर से थे, इनसे सब मोस्टली राजेंद्र साहब जो थे, या फिर मतलब मोस्टली लोग इनसे थोड़े चिड़चिड़े से रहते थे।
और जो हिंदू कोड बिल था उसमें मतलब 8 भाग करने के बारे में डिसाइड किया गया, क्योंकि हिंदू कोड बिल की जो स्थिति थी उसके बारे में सबके द्वारा ये सोचा गया था, क्योंकि एक तो ये अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो और इसके जो रूल्स थे वो बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी थे, तो सबको ये लग गया था कि इसको एज इट इज लागू करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि इसमें पहली बार डिवोर्स की बात की गई थी, मोनोगेमी की बात की गई, मतलब एक विवाह की, आप एक विवाह कर सकते हैं, और पोलोगेमी और बाइगेमी मतलब द्विविवाह या बहुविवाह को इसमें दंडनीय बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, मोनोगेमी आ गई। तो देखिए, जब हिंदू समाज में मोनोगेमी आ गई थी कि एक हिंदू पुरुष एक ही विवाह कर सकता है, तो जनरली रिवॉल्यूशन तो ये आना चाहिए था, या विद्रोह तो ये होने चाहिए थे, जो क्योंकि अगर पुरुष एक विवाह कर सकता है तो वुमेन्स को ये राइट मिल गया। लेकिन विद्रोह किसके द्वारा होना चाहिए था, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, कि मुस्लिम महिलाएं ये विरोध करती कि हमारे पास ये राइट नहीं है, जबकि हुआ उस टाइम उल्टा, कि हिंदू जो पुरुष थे उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया कि जो मुस्लिम पुरुष है उनके पास तो 4 शादी करने का राइट है और हमारे पास में एक ही शादी करने का राइट है। तो हिंदू कोड बिल को इस तरह से, ऐसे मुद्दे होने के कारण हिंदू कोड बिल का बहुत विरोध हुआ था। तो और इसमें जॉइंट फैमिली को जुड़े हुए भी काफी प्रावधान थे। तो इस तरह से अंबेडकर ने मतलब एक जो हिंदू कोड बिल, मतलब एक ऐसा वही पर्सन थे जिसको वो पूर्णतः लागू करना चाहते थे, और फाइनली 1950 में संविधान लागू हो गया, लेकिन हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ। तो अंबेडकर साहब ने उस टाइम इस्तीफा दे दिया, और फाइनली कुल मिलाकर इसके 4 हिस्से कर दिए गए और उसको हिस्सों में लागू कर दिया गया, जिसका एक हिस्सा 1955 में लागू हुआ और अन्य हिस्से 1956 में। अब जिनके नाम हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से थे, 3 तो ये और एक हिस्सा इसका 1955 में लागू हो गया था। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा था हिंदू मैरिज एक्ट। ये था हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वर्तमान में भी। ठीक है, और इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ। देखिए, आज आप देखेंगे कि ये सब कानून आज के कानूनों की, सिविल जो कानून है उनके बेस हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, और इसके अलावा 1956 में इसके अलावा आया था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट मतलब हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम। देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। 19 मतलब हिंदू कोड बिल जो डिस्कशन है, उस हिंदू कोड बिल को एज इट इज लागू न करके इन 4 भाग ये निर्माण करके और इसको लागू कर दिया गया था। क्या बनाया गया था? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एवेस्क, और ये जो गार्जियनशिप एक्ट है ये भी अभी वर्तमान में बहुत वैल्यू रखता है कि माइनर जो होगा वो कौन होगा और उसकी गार्डियनशिप किसकी होगी अगर कोई माइनर नहीं है, माइनर है और अगर उसके कोई बायोलॉजिकल मदर फादर नहीं है तो गार्डियनशिप किसकी होगी। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम। देखिए ये 4 एक्ट उस टाइम लाए और इससे जुड़े हुए ही सारे सिविल लॉ हैं। तो इस कंप्लीट डिबेट को सुनने के बाद में आपने ये चीज एक मतलब मेरे ख्याल में इस आपको समझ में आ गया होगा कि आप देखते हैं कि एक समाज की प्रगति के मामले में एक वर्ग है जिसने स्वयं ने हाथ पीछे कर लिए और यह स्थिति आ गई कि इस तरह से परिवर्तन नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे। क्योंकि देखिए एक समाज में कुछ प्रोग्रेसिव लोगों के होने के कारण परिवर्तन आ गए इतने एक्ट। क्योंकि उस टाइम जो हिंदू में जो प्रोग्रेसिव लोग थे उन्होंने क्या किया, ये कहा कि परिवर्तन किए जाएं, जबकि एक दूसरे समाज ने मुस्लिम वर्ग ने ये कहा कि हमें परिवर्तन
नहीं करने हैं। तो उस वजह से जितने एक हिंदू समाज में जितने परिवर्तन हो सकते थे मोस्टली हुए हैं कानूनों को लेकर। लेकिन आज आप डीमेरिट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि ये परिवर्तन उस समय अगर नहीं होते जैसे हिंदू जो कानून थे उनमें हुए, तो उसी तरह से जब ये मुस्लिम कानूनों में भी हो जाते तो हालांकि आज इतनी जो हम देखते हैं कि अधिकारों की जो दयनीय स्थिति है कि महिलाओं के पास में राइट नहीं है, नेचुरल सी बात है कि आप देखते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके पास में इतने राइट नहीं है। तो आज जो यूसीसी के लागू करने का रीजन जो है कि यूसीसी क्यों लागू हो जाना चाहिए, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज अगर स्पेसिफिक एक समाज के कानूनों में अगर परिवर्तन किया जाएगा कि आपके वर्ग के ये कानून, आपके समाज के कानून उठा के उनमें परिवर्तन कर दिया जाए, तो हो सकता है सांप्रदायिक दंगे हो जाएं कि हमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जो पहले उस समय स्थिति थी, उस समय के दंगों की स्थिति इतनी भयावह नहीं होती थी जितने वर्तमान समय के जो दंगे हैं उनकी स्थिति है। क्योंकि देखिए आज क्या हो सकता है कि आज एक छोटे से टुकड़े के लिए, जैसे कि आप इजराइल हमास युद्ध देख रहे हैं, गाजा पट्टी को लेकर जो युद्ध हो रहा है वो देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया देख रहे हैं, मतलब आज वर्तमान में जो दंगे होते हैं या जो युद्ध होते हैं उनकी स्थिति बहुत भयावह बन गई है। क्योंकि समय के साथ में, परिवर्तन के साथ में हथियार बहुत डेवलप हो गए हैं, थॉट प्रोसेस है वो बहुत डेवलप हो गई है। तो उसके कारण से अगर जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक एक वर्ग को लेकर, एक समाज को लेकर जो, क्योंकि देखिए जैसे इस तरह से जैसे मैंने आपको मुस्लिम कानूनों को लेकर जो स्थिति बताई है, वही स्थिति यहूदियों को लेकर, पारसियों को लेकर, अन्य शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर, मतलब बहुत सारे समाज के जो वर्ग है उनको लेकर ये स्थिति है कि उनके लिए परिवर्तन की जरूरत है। तो एक इस तरह से स्पेसिफिक एक को उठा के नए नए कानून बनाने की बजाय ये किया जा सकता है कि जैसे शुरुआत में हमने जिस तरह से 4 ऑप्शन देखे थे कि क्या क्या किया जा सकता है, कि या तो जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटा के सारा एक जगह लागू कर दिया जाए, या फिर एक बड़ा सा एक्ट बना दिया जाए, या फिर सबके लिए एक ऑब्सोल्यूट एक्ट बना दिया जाए। इस तरह से कुल मिला के बात यह है कि यूसीसी का मतलब यह है कि अगर समाज में कानून है तो वो राइट्स सबके पास होने चाहिए। देखिए आज भी पूरी सोसाइटी के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास राइट्स नहीं है, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा है मुस्लिम महिला, और इसी तरह से ट्राइब्स में आप महिलाओं की स्थिति देखेंगे। तो कुल मिला के ईसाइयों में भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि किसी तरह की सांप्रदायिक दंगे की स्थिति पैदा ना हो, या फिर कोई समाज का एक वर्ग है जो अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। इसके लिए रीजन ये है कि यूसीसी लागू कर दिया जाए, मतलब एक समान कानून जिसमें कानून व्यवस्था सबके लिए हो, और दूसरा जो समाज का एक वर्ग जिन राइट्स को एंजॉय कर रहा है वो राइट्स समाज के हर वर्ग के पास में होने चाहिए। इसीलिए रीजन है कि यूसीसी की तरफ कदम बढ़ाना गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कदम बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि यूसीसी लागू कर दिया जाए। मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको यूसीसी पे बताया है उसमें आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश की है अच्छे से आपको यूसीसी समझाने की। तो आप एक बार अपना बताइए कि आपको यूसीसी समझ में आया है कि नहीं। बताइए। कुल मिला के यूसीसी की डिबेट को लेकर अगर आपसे कोई डिस्कस करता है तो आप कुल मिला के समझा सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि आपको ज्यादा समझ में जब आएगा कि आप एक दिन टाइम निकाल के, क्योंकि देखिए इससे आपके जो इंटरव्यू है उसके क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर किसी तरह से अगर इनमें पूछा जा सकता है आपको कि जो इन मेंस में जीएस के पेपर में आपके निबंध में किसी में भी पूछा आपको जा सकता है। इसलिए मेरी आपको सबको सलाह ये है
कि आप इस मतलब एक जॉइंट क्लास में आप इसको जरूर देखें कि एक पूरी क्लास में मतलब एक चारों क्लासेस, जो शायद 4 क्लासेस मेरे को लगता है कि यूसीसी को लेके हुई है, तो 4 क्लास में आप जरूर देखें। इस चारों क्लास को एक दिन साथ में बैठ के देखें। उससे क्या होगा कि आपके जो इसको लेकर एक साथ जब आप चारों क्लास को देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि एक बार आप चारों क्लास को एक दिन अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आपके पास टाइम है, अगर देखिए आप एक स्टूडेंट के पास में टाइम की कमी सबसे ज्यादा होती है, तो अगर आपके पास समय है तो आप कोशिश करें कि सारी क्लासेस एक दिन में बैठकर आप देख लें, कि उससे आपकी ज्यादा आपको इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखिए मिताक्षरा और दाएं भाग में डिफरेंस समझने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की एक पूरी क्लास इसके लिए जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि मिताक्षरा और दाएं भाग आपको समझाया जाए, तो अपना सिलेबस जब कंप्लीट होगा उससे पहले पहले आपको इस चीज को पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो अब मौलिक अधिकार आज हम 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन इस पर डिटेल क्लास हम कल लेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि जो आपकी कल की क्लास हो वो सुबह 7 AM या फिर 7:30 पे हो, तो आप ये जरूर देख लें कि कल की क्लास का आपके पास वो लिंक आ जाएगा कि किस टाइम होगी। तो आप उस कल की क्लास, क्योंकि देखिए 3 दिन का आपको अभी मतलब लगभग आप मान लीजिए कि